महराज मलिक पर एक और एफआईआर हो चुकी है। और अगर अब ऐसा कहा जाए कि महराज मलिक नहीं एफआईआर मलिक, ऐसा भी कह सकते, क्योंकि इतनी एफआईआर हो रही है लगातार। हम देख रहे हैं कि हर दूसरे महीने हर तीसरे महीने एक और एफआईआर महराज मलिक के नाम जुड़ जाती है। और अगर इसीलिए उनका नाम एफआईआर मलिक रख दिया जाए तो इसको कहने में भी कोई हम ऐसा नहीं मानेंगे कि कोई गलती है। फिलहाल क्योंकि महराज मलिक जी को रोक दिया गया है, आज उन्होंने 9 बजे आना था, डोडा का उन्होंने मार्च करना था। अभी इस समय शाम के 4-5 बज चुके हैं, वो डोडा नहीं आ पाए। उन्होंने फेसबुक पर भी इसका अपडेट दिया है कि मैं डोडा नहीं आ पाया हूं, मेरी आवाज को रोका जा रहा है, पर मैं दबने वाला नहीं हूं और जब तक मैं माफिया को उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ फारूक अहमद जी हैं, संगठन मंत्री हैं जिला डोडा के। इनसे जानेंगे कि आखिर आज का जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसको ये कैसे देखते हैं। फारूक जी, बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा, महराज मलिक जी आज डोडा आ रहे थे, क्या कारण है कि वो डोडा नहीं आ पाए? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कारण तो आप बेहतर जानते हैं, आपने भी इससे पहले देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें वहां घर पे ही डिटेन कर दिया। यानी रात की तारीकी में ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा स्टेप लिया कि पूरे इलाके को जो है वो एक किस्म का कार्डन कर दिया। और सुबह जो है किसी को किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं थी, मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं थी। तो मुख्तसरन ये कि महराज मलिक को एसडीएम साहब जो है गालबन कुंदो के वो गए और उन्होंने वहीं पे उन्हें डिटेन कर दिया और कहा कि भाई आप जो है यहाँ आज डोडा नहीं जा सकते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इश्यूज हैं, तो इसलिए हम आपको अनुमति नहीं देंगे कि आप यहाँ से निकलेंगे। पर दिन भर जो है उनका एक किस्म का वो गुथम गुथा जिसको कहेंगे वो चलता रहा। लोग आते गए, लोग अपने अपने दुख दर्द सुनाते गए, सवाल पूछ जो है वो सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी वहाँ पर किए जाते रहे, वो जवाब देने की कोशिश करते रहे। लेकिन महराज है कि जो सवाल लेके निकलता है उस सवाल का जवाब दरअसल फिर किसी के पास नहीं होता है। वो पहले तहकीक करता है, उसके बाद सवाल जो है वो डालता है। नेता लोग जो होते हैं उनकी एक बहुत लंबी स्पीच शुरू हो जाती है। मैं चाहूंगा थोड़ा स्पेसिफिक रहें शबा के साथ। मैं माफी भी चाहूंगा आपको, क्योंकि ठीक है, आपका ये राइट है। कैसे देखते हैं आप जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेप लिया गया है जिसमें महराज जी को रोका गया है? ठीक है, सही है, गलत है, किस तरह? देखिए, हर दौर में एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल अदा किया है। आज की डेट में उन्होंने जो रोल अदा किया वो बेहतर जानते हैं। हमारी नज़र में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि महराज जो पब्लिक की एक आवाज़ है उसको आने देना चाहिए था। और उसने एक गारंटी दी थी वहाँ एसडीएम साहब को कि मैं वो शख्स हूँ जो मेरे साथ होते हैं लोग, वो मुझे फॉलो करते हैं, उनको मैं जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा, डायरेक्शन दूंगा, वो वैसे ही चलेंगे। वो किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़, कोई ऐसी गलत बयानबाजी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे जीएमसी तक जाने दो। लेकिन मैं फारूक जी, मैं अगर हम थोड़ा सा ही इतिहास देखें, क्योंकि महराज जी को एमएलए बने होने की बात करूं मैं, हमने देखा कि जब वो जीत के निकले तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ। कल आप जीएमसी के ओपीडी ब्लॉक में थे, वहां पर भी हाथापाई देखने को मिली। क्या गारंटी है? क्योंकि शांति को बनाए रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप कह तो रहे हैं कि ठीक है, कोई ऐसी कोई बातचीत या ऐसी कोई तोड़फोड़ सभी शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन कौन गारंटी लेगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है शांति बनाए रखना। महराज जी जब यहाँ पे आएंगे लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी ही होगी। ऐसे में जीएमसी के डॉक्टर्स के साथ कुछ बदसलूकी ना हो, गाली गलोच ना हो, इसकी कौन गारंटी लेगा? वो तो गारंटी उसी वक्त महराज मलिक ने तो ली थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को महराज मलिक पे यकीन ना हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जिस दिन महराज मलिक जीता था मैं तो साथ साथ में था, मेरी नजर में एक भी कागज का तिनका नहीं टूटा था। किस जगह ऐसा हुआ था? आपको भी चाहिए कि महराज मलिक के बारे में जब भी बात करनी होगी तो विद प्रूफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन की जीत के बाद हम पूरा डोडा घूमे। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें स्टेडियम के लिए निकाला सपोर्टर्स को कि आप स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाएं, वहां आप जो है एंजॉय करें जो कुछ भी करना है। लेकिन बाद में जो है सपोर्टर्स ने कहा नहीं, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हेडक्वार्टर है या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करता है, इसलिए हमें फिर देसा रोड से जो है फिर ऊपर निकलना पड़ा था घंटाघर से, और हमने ओल्ड बस स्टैंड के अंदर जो है लोगों का शुक्रिया अदा किया था। उस दिन भी किसी किस्म की कोई तोड़फोड़ नहीं अपनी बात आपने खुद कबूला कि जब परमिशन स्टेडियम की तरफ थी, लेकिन सपोर्टर्स ने कहा कि भैया डोडा पूरा हमारा है, हम उस तरफ भी निकलते हैं। आपके ध्यान में नहीं होगा, लेकिन
यहाँ मुझे लगता है सबको ध्यान में होगा कि उस टाइम बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके घर के बाहर कुछ ऐसी तोड़फोड़ की वारदात सामने आई थी। हो सकता है आपको ध्यान में ना हो, कोई बात मुझे नहीं है। ध्यान में कुर्सियां ऊपर से पड़ी थी, नीचे से क्या तोड़ना था। लेकिन जब उस तरफ की परमिशन नहीं थी, डंडे सब कुछ ऊपर से, और वो परमिशन से पहले की बात है। अभी काउंटिंग चल रही थी, हम देखिए कहाँ बैठते थे हम, जो है टाक रेजिडेंसी के सामने थे या कुछ होटल्स के रूम्स किए हुए थे, वहां पे बैठे थे। तो वहीं से जश्न तो जीत के बाद ही मना रहे थे ना। नहीं, जश्न जो मनाया वो हम उस तरफ फिर गए नहीं, उससे पहले ही जो है वो नाराबाजी हुआ करती है, कुछ जो होटिंग्स हुई थी उस वक्त नौजवानों ने एक तारीख रकम की हुई थी, यहाँ इनकलाब का झंडा जो था वो गाड़ दिया गया था। तो उस वक्त इस किस्म की अगर छोटी मोटी कुछ मतलब वारदातें हुई भी होंगी, लेकिन उनको उतना हाईलाइट, इनकलाब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके पास। जब आपको परमिशन स्टेडियम तक की थी या स्टेडियम में आपको अपनी जीत का जश्न मनाना था। मैं एक बात बोल रहा हूं कि गारंटी की जो बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये स्टेप लिया गया उसकी बात कर रहा हूं। चलिए थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। बात ये भी करेंगे कि आप कह रहे हैं डॉक्टर्स पे बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और अभी इस समय महराज जी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि डॉक्टर मधु जो है उन्होंने फेक आरबीआई सर्टिफिकेट ली है। क्या मामला है, थोड़ा इसे समझाइए। देखिए उन्होंने उसके ऊपर जो है मतलब अगर उन्होंने इल्जाम लगाया है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी कुछ अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए और सबको चाहिए कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप स्टडी करें, उसके बाद अगर कोई सवाल बनता है तो वो सवाल पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए मामला क्या है। क्या उन्होंने नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किया है, या क्योंकि जो मामला है हम देख रहे हैं 1989 में सर्टिफिकेट की बात चल रही, इतनी पुराना मामला है। थोड़ा मैं चाहता हूं क्योंकि लोग आपके देख रहे हैं, कल को लोग हमें ना बोले कि हम आपको मौका ना दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करिए कि मामला क्या है जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, क्योंकि उसके साथ महराज जी ने कुछ खासा लिखा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दी। थोड़ा आप, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आम इंसान को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। मैं चाहता हूं कि उनके बेनिफिट के लिए आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या लिखा हुआ है, पूरा मामला क्या है। देखिए जहां तक मुझे लग रहा है कि महराज मलिक को, देखिए आज जब रात को एफआईआर उनके खिलाफ लगी तो उसमें बार बार जिक्र किया जाने लगा कि मैडम जो डॉक्टर मधु हैं उन्होंने जी महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर जो है वो लॉन्च की है। तो उसके बाद जो है न जाने ये कहां से कागज निकलते हैं, कहां से ये मीडिया है जो है महराज मलिक को जो है वो यानी डाल देते हैं कि लो जी ये डॉक्यूमेंट यहाँ से, ये वीडियो यहाँ से, ये यहाँ से। तो इस वक्त आज की डेट और आज के दिन की बात है, महराज मलिक आपको पता ही है किन हालात से गुजर रहे हैं। शाम को वो, मुझे उम्मीद है, लाइव आकर उस पूरे इशू को जो है डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त आप भी और मैं भी सुनेंगे। हम भी इसी मिशन में आज दिन भर जो है वो एक्टिव थे, हमें भी पढ़ने को टाइम नहीं मिला। बहरहाल उन्होंने जो अपलोड किया है वो बड़े गेजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स नीचे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो है, तब जाकर ही तो वो अपलोड हुआ है। अब क्या कार्रवाई होगी? जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है, क्या करेंगे महराजुद्दीन मलिक? देखिए महराजुद्दीन मलिक को क्या करना है, देखिए कार्रवाई होगी नहीं होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो बोर्ड का काम। देखिए एक चीज क्षमा चाहूंगा, मैं बार बार बीच में आपको टोक रहा हूं, इसके लिए माफी। एमएलए महराजुद्दीन मलिक है, आप समझिए, और सरकार का हिस्सा है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है, पावर में चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं, तो दोषी कौन है? क्या ये आम लोग दोषी हैं? देखिए कोई सुने ना सुने, हमने ये देखना है कि हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। यहाँ की जनता ने महराज मलिक को वोट दिया, न कि हेल्थ मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को दिया है। इसलिए महराज मलिक अपना फर्ज अदा कर रहा है। उसके पास जो भी बात आती है वो जुल्म की सूरत में, शक्लो सूरत में हो, वो चोरी की शक्लो सूरत में हो, वो करप्शन की शक्लो सूरत में हो, वो जिस भी सूरत में हो और बुरी सूरत में हो, तो महराज मलिक जो है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता है, और उन्होंने आवाज बुलंद कर दी है। यहाँ से आगे ड्यूटी बनती है हेल्थ मिनिस्टर की भी, चीफ मिनिस्टर की भी, कि वो अपना रोल क्या अदा करते हैं। वो यानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डॉक्टर के साथ रहते हैं, या महराज मलिक की जो इल्जामात हैं या महराज मलिक जो कहता है, अगर उसको वो सीरियसली ले लेंगे, देखेंगे, तो अगर वो महराज मलिक की बात को सीरियसली लेते हैं तो कल की डेट तक मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक्शन होना चाहिए।
तो अगर नहीं लेते हैं, अगर वो उस पर एक्शन नहीं करते हैं, तो महराज मलिक ने पहले ही गवर्नमेंट में जाने से पहले ये कह दिया था कि मैं हर एक के साथ हूं तब तक जब तक वो सच के साथ हैं। अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं गलत के साथ कभी नहीं रह सकता हूं। महराज मलिक एक जबरदस्त लीडर है, वो दुनियावी मुफाद के लिए या अपने जाती इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करता है। उसने ये फैसला कर लिया है जीना मरना सब कुछ जो है इस गरीब आवाम मजलूम आवाम के लिए है, भले ही इसमें जो है कितने नुकसानात हों, कितनी मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़े, तो वो हमेशा उसके लिए तैयार है। आज उन्होंने कहा था कि मैं कायराना जिंदगी बसर नहीं कर सकता हूं, भले ही पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे रोकना चाहे, तब तक मैं यानी लड़ता रहूंगा जब तक दम में दम है। कारण क्या है मैं समझना चाहूंगा। आपकी ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है, जिस सरकार के आप हिस्सा हैं वो भी आपकी नहीं सुन रही है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि महराज जी ने पहले ही कहा था अगर मेरी सरकार नहीं सुनेगी या सरकार नहीं मानेगी तो मैं इस सरकार से भी बाहर आ जाऊंगा। आज लगभग 6, 7, 8 महीने हो गए हैं। महराज जी ने अभी से पहले, ये पहला मामला नहीं, आप जानते हैं इससे पहले भी 10 ऐसे मामले हुए जिसपे कौन सा हल नहीं हुआ। शेड की बात करते हैं, क्लॉक टावर के पास शेड था, बात सुन लीजिए। मसला है जिस गार में शेर रहता था शेर ही खत्म कर दिया, तो शेड को क्या करना हमने। जिसके अंदर वो ठेकेदार रहा करते थे, जो एजेंट्स रहा करते थे, वो हमने बंद ही करवा दिया। अब शेड को क्यों देख रहे हैं आप? आम खाओ पेड़ क्यों गिन रहे हैं? आपको टूल टैक्स हमने खत्म करवा दिया, हाईवे पे लोगों को फ्री कर दिया। क्या जी आज कोई टेंडर ही नहीं हुआ? आज तो माशाल्लाह म्युनिसिपैलिटी के लोग आते हैं दिन भर प्यार मोहब्बत से, उसमें भी लाखों का नहीं, उसमें भी लाखों का नुकसान हम देख रहे हैं। कैसा नुकसान? जो पहले कमाई होती थी म्युनिसिपैलिटी को, उसमें अब उसके आधा भी प्रॉफिट नहीं म्युनिसिपैलिटी कमा पा रही। बहुत अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ पर्चा काटना चाहिए। पहले जब उन्होंने टेंडर निकाला 1,41,00,000 का, जब उनके पास एस्टिमेट नहीं था, गलत टेंडर क्यों निकाला था? इससे पहले होता था तो कहां से? तो आज यही तो मसला है, पहले कैसे होता था आज क्यों नहीं हुआ? यही तो महराज मलिक की कामयाबी है। नहीं, पहले कमाई होती थी अब नहीं हो रही। इसमें अब तो उनसे पूछो ना, तब जब होती थी अब क्यों नहीं होती थी? अब महराज जी ने शराब के मसले में भी जब सवाल किया था, पहले 15 यानी मिसाल के तौर पहले साल 15 लाख कमाई हुई थी और नेक्स्ट 3 साल में 10 ही लाख हुई, तो वो 20 होनी चाहिए थी, तो उसके बरकस जो है 10 होगी। तो पीछे की तरफ ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चल रही है? मैं यही कह रहा हूँ ना, महराज जी ने शराब का मुद्दा उठाया, वो सरकार ने नहीं माना। मैं यही कहना, आपने खुद बोला सरकार ने उस मुद्दे पर भी महराज जी का समर्थन नहीं किया। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब सरकार उनका समर्थन नहीं कर रही है और आप दावा करते हैं कि महराज जी उसी वक्त हट जाएंगे समर्थन की सरकार से, हालांकि उनके समर्थन की अगर नंबर्स की बात करें, हमने ये नहीं कहा कि वो हट जाएंगे, हमने ये कहा था कि जब वो कुछ भी गलत कहेंगे मैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। हटने का नाम नहीं कहा था, उनके खिलाफ भी। लेकिन वो सही का साथ भी तो नहीं दे रहे। तो किस जगह नहीं दिया? कौन? जब शराब की पाबंदी की बात आई क्यों नहीं साथ दिया? क्यों नहीं हटाया? बिल ही पेश नहीं हुआ तो कहां से कौन करेगा पेश? तो बिल तो करना था। जो मेरी बात सुनिए, महराज जी या तो खुद बिल पेश करते या तो सरकार उनकी जो समर्थन में वो पेश करती, उन्हीं ने तो करना है ना। मेन आप बहुमत में हैं, आप ही को प्रस्तुत करना है। देखो हम बहुमत में हैं नहीं, वो एनसी बहुमत में है, हमारी एक ही सीट है। हमें कहा गया कि आप हमारी सरकार में आ जाओ, हम सरकार में गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां से उनको टीच करेंगे। लेकिन वो जब वो कोई बिल लाएंगे हम देखेंगे, अच्छा बिल होगा सपोर्ट करेंगे, नहीं होगा। बिल से पहले ही ये एक र्यूमर चला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बिल पास किया जाएगा, पेश किया जाएगा, जिसको यानी जम्मू कश्मीर शराब पे पाबंदी। सिर्फ यूं ही एक र्यूमर था, उसी पे पूरा जम्मू कश्मीर ने 30 दिन गुजारे असेंबली ने उस पर। वरना शराब, उसने तो ये कहा था कि शराब जो पहले बिकी है, यहाँ जो है मंदिरों का शहर है जम्मू, हमारा पवित्र शहर है, मंदिरों का शहर है, तो वहां फिर मंदिरों के करीब जो है शराब नहीं होनी चाहिए थी। हमारी तो बहुत बड़ी कामयाबी हुई। जम्मू की हर माँ बहन जो है, और मेरा बुजुर्ग कहता है कि महराज मलिक तो सच कहता है कि शराब की दुकानें जो है वो माता वैष्णो देवी मंदिर में खुद गया हूँ। अब सुनिए कि मैं खुद गया हूँ माता वैष्णो देवी, मैं गया हूँ जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था एज NSS कैडेट की हैसियत से। 3 दिन मैं भी गया, मुझे यूनिवर्सिटी से भेजा गया, मैं देखा, लेकिन उन दिनों कोई शराब वहां नहीं थी। देखिए डेट में वहां भी शराब की दुकानें खोले गई। कितनी तो अच्छी कामयाबी है। हमें जनता खुश होनी चाहिए,
हमारी कामयाबी ये नहीं है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन खुश होनी लेकिन चाहिए। लेकिन आपकी कामयाबी तब होनी चाहिए थी जब जनता के काम हो। आपने कहा मंदिरों के शहर की आपको चिंता है, अच्छी बात है। आप वैष्णो देवी भी गए हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उसी वैष्णो देवी या उसी मंदिरों के शहर के लिए आप महराज दिन मलिक ने स्वयं बिल क्यों नहीं लाया? और या फिर आप जिस समर्थन की सरकार में आप हैं उसने बिल क्यों नहीं लाया? क्या सिर्फ खुश करने तक बात रहेगी या ग्राउंड में कुछ एक्शन भी हो? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी है। हमारा टारगेट है कि मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ जम्मू में जो प्रेस क्लब है वहां पर भी मैंने स्टेटमेंट ये दिया था कि आने वाले काल में आम आदमी पार्टी जो है खुद J&K से कंटेस्ट करेगी। हम पूरे 90 की 90 सीटों के ऊपर लड़ेंगे। हम NC के सहारे या और किसी पार्टी के सहारे यहाँ बिल नहीं लाएंगे, यहाँ और कुछ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के दिल जीत लिए हैं। जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, महराज मलिक के अलावा कोई भी नहीं घूमा। वो घर घर गया, पूरे बॉर्डर एरियाज में गया, घूम फिर के आया, उनके दुख दर्द में शरीक हुआ। तो यकीन जानिए महराज मलिक एक मॉडल है। तो मॉडल के सामने जो है इस वक्त जो पुरानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि इसको डिफेम किया जाए, ऐसा मुमकिन है। चलिए वापस हम जिला डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट में आते हैं, क्योंकि जम्मू, पुंछ और हमने कश्मीर का भी दौरा किया। जानना चाहूंगा कि बात ये हो रही है कि महराज दिन मलिक ने घसीटूंगा, नंगा कर दूंगा, दलाल, हरामी, हरामखोर, तेरे बाप की जागीर नहीं, ऐसे शब्द महराज दिन मलिक ने अपने मुख से निकाले, क्या सही थे? देखिए, ये एक तकिया कलाम होता है। कभी कभी आदमी जो है जब दुखी हो जाता है, देखिए मैं ईमानदारी से कहूँ, जब दुखी हो जाता है तो हो सकता है उस वक्त अपने जज्बात के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन उसकी नीयत को देखना है। उसकी नीयत ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर शख्स को जो है इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि उसके पीछे मेरा कोई जाती मुफाद है, यानी जाती इंटरेस्ट है कि मैं कुछ किसी को हटा के किसी को लाना चाहता हूं या किसी को वहां से ट्रांसफर करके किसी और को फायदा पहुंचाना चाहता हूं। ऐसी उसकी नीयत नहीं है। हम लोगों को भी चाहिए कि अगर उसने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं मानता हूं कि वाकईतन नहीं करने चाहिए थे, नहीं कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन आदमी जब दुखी हो जाता है, जब आग लग जाती है, जब मजलूम के ऊपर जो है जुल्म ढाए जाते हैं, उनको रौंदा जाता है, तो उस वक्त जो है इंसान जो है दुखी होकर जो है चाहता है कि मैं चाहूं कि ये लोग सुधर जाएं, ये संभल जाएं। लेकिन पिछले 9 महीने से ये शख्स बार बार उन लोगों को यानी जाकर कहता है कि मेरे भाइयों, आप बहुत ही रिप्यूटेड, आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो प्रोफेशन है बहुत ही इज्जतदार प्रोफेशन है। यार भाइयों, आप कोट पहनो, ये आपको स्पेशली मिला है। ये कोट पहन के आओ ताकि हर पेशेंट आपको पहचाने, हर अटेंडेंट आपको पहचाने। जो ही किसी को कोई तकलीफ होगी तो वो आपके पास आकर अपनी तकलीफ का हल जो है तलाश करेगा। लेकिन वहां ऐसे कॉमन लोग बन के सब हैं, वहां जाकर पता ही नहीं चलता है डॉक्टर कौन है, वहां जो पेशेंट। इस एप्रन या यूनिफॉर्म पर भी बात करेंगे, पर आपने कहा कि निकल जाता है जब इमोशंस में लोग होते हैं, जब आप बार बार कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, आज भी ओपीडी में एक मामला आया जहां पर एक व्यक्ति, हो सकते हैं, मैं गारंटी नहीं देता, महराज जी के शायद फॉलोवर थे, उन्होंने एक नर्स के साथ बदतमीजी की और उन्होंने भी कहा कि आपको महराज आ रहा है घसीटेगा। इससे पहले भी एक मामला है, एक छोटे बच्चे ने, जब उसके पिताजी ने उसको मोबाइल नहीं दिया तो वो बच्चा अपने दादाजी के पास गया और बोलता है ये दलाल है मेरा बाप और ये मुझे फोन नहीं दे रहा है। आप एक एमएलए हैं, अपने इमोशंस को अपने ऊपर कैसे हावी होने दे सकते हैं? आप लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो सारा पूरा समाज दलाल, हरामी, इस तरह की भाषा प्रयोग किस समाज में जीना चाहते हैं? मैं आपको बहुत ही खुशी से एक जवाब देना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए, हमारा बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड भी तो है ना, बॉलीवुड हमारा आइडियल नहीं। अब रुकिए ना, आइडियल नहीं है। जब भी कोई फिल्म बनती है तो हमारी सरकार उसको अप्रूवल देती है कि भाई आप ये अप्रूवल जो है हम आपको अप्रूवल दे देते हैं कि आप जो है ये जो है फिल्म जो है रिलीज कर सकते हैं। जब फिल्म रिलीज हो जाती है उसमें कितनी गालियां होती है, इतना मतलब इतना जुल्म भी दिखाया जाता है, ऐसी ऐसी हरकत और सकनात दिखाई जाती हैं कि फिल्म देखने वाला कभी कभी जो है मतलब रो भी पड़ता है और कभी कभी शर्मसार भी हो जाता है, कभी कभी इतना न्यूड अंदाज में भी जो है वो वहां पर दिखाई देता है। क्या है वो एक किस्म की आजादी उनको जो है कौन देता है? सरकार देता है।
लेकिन वहां आप लोगों को वो गालियां नहीं दिखाई दे रही, वहां आपको वो मर्डर और वो तकलीफ और वो बदअखलाकी नहीं दिखाई देती, वहां आपको वो नंगापन नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक शख्स अगर मेहनत कर रहा है, उसकी नीयत बहुत अच्छी है और वो चाहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इंसाफ कायम हो, तो यकीन जानिए कि आपको भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए कि कहा गया है कि अगर यानी एक शख्स में अगर 4 खूबियां हैं तो उसकी 2 खामियों को इग्नोर किया जाना चाहिए। मैं ये क्लियर एक बात कहना चाहूंगा, फरमाया गया है कि आप जिस लड़की के साथ निकाह यानी शादी ब्याह करते हो, उसके अंदर अगर 4 खूबियां हैं और 2 खामियां हैं, तो 2 खामियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। 4 खूबियों को देखकर जो है हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर महराज मलिक की एक साइड में आपको यही क्यों दिख रहा है 2 खूबियां, 2 खामियां क्यों दिख रही हैं, 4 खूबियां क्यों जनता को नहीं दिखाई दे रही? तो हम वो लोग हैं जिनको 2 खूबियां कम दिखे, 2 खराबियां कम दिखाई देती हैं, लेकिन 4 खूबियों पे हम मर मिटने वाले हैं। फारूक जी मुझे ये बताइए कि क्या महराजुद्दीन मलिक और जो बॉलीवुड के स्क्रिप्ट लिखनेकार हैं या फिर उसके साथ साथ जो बॉलीवुड के हीरोइन या एक्ट्रेस है, क्या वो महराज के हम उनको बराबर माने क्या? जनाब आप ही मुझे बताए, आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं? जी मैं तो नहीं। आप किस हीरो के फैन हैं? फिलहाल तो मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ, हीरो बहुत कम, मेरे को याद भी नहीं है उस सेंस में। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि फैन क्या क्या हूँ? महराजुद्दीन मलिक एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या फिर फिल्म के लिखने वाला जो स्क्रिप्ट लिखता है वो बराबर है, या जो वहां पर एक्टिंग कर रहा है, जो गाली गलौज कर रहा है, वो बराबर है? मैं तो ये कहना चाहूंगा बराबर नहीं है। महराज मलिक जो है उनसे मतलब डिफरेंट है, उनसे डिफरेंट है, वो अलग दुनिया का शख्स है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर सरकार की नजर में अगर वहाँ यहाँ ये गाली या यहाँ ये है जो है बदअखलाकी है, वहां की नजर में भी होना चाहिए था। कानून मना कर देना चाहिए था फिल्म के अंदर सिगरेट कोई नहीं पीना चाहिए, कानून मना कर देना चाहिए था फिल्म के अंदर कोई शराब ना पिए, कानून मना कर देना चाहिए था कि कोई शख्स जो है गाली गलौच और बदजुबानी फिल्म के अंदर नहीं करना चाहिए था। क्यों? ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। वहां एक एक्टर ये कहना चाहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये हो रहा है, यही है ना। फिल्म जब बनाई जाती क्या कहा जाता है कि हमारे समाज के अंदर इस किस्म की बुराइयां हैं, और फाइनली ये दिखाया जाता है कि इन बुराइयों से बाज आना चाहिए। लेकिन कल को मान लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो गया, कल को महराज जी पर भी एक मूवी बनती है, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो महराज जी पे मूवी बन रही है और नहीं, उसमें भी फिर इसी तरह की गाली गलौच हो सकता है। जो फिल्म बना रहे, गालबा 2 साल से एक फिल्म बन रही है उनके ऊपर, तो उसको फिल्म कहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री कह रहे हैं? हाँ, गालबन डॉक्यूमेंट्री बन रही है। जब इलेक्शन यहाँ हुआ, जब वो जीते, उसके बाद भी उनके साथ जो वो टीम थी वो साथ साथ में बन रही है। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि किन किन हालात को, किन किन उनके सिचुएशन को, उनकी हरकत और सकनात को, उनकी एक्टिविटीज को उसमें डाला जाता है। वो जब फिल्म आ जाएगी उस वक्त हम सब मिलके देखेंगे। एक अंतिम सवाल इससे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसका अगर गुस्से में कहीं जो है कुछ, जिनको आपने कहा कि गलत अल्फाज निकल जाते हैं, तो गलत के साथ 4 उसके खूबसूरत और बेहतरीन अल्फाज को भी देखा जाना चाहिए। तो हमेशा बुराई को जो है इग्नोर किया जाना चाहिए। ठीक है फारूक जी, एक अंतिम सवाल। एक कमेटी का भी गठन किया गया था जेएमसी को लुक आफ्टर करने के लिए। डॉक्टर्स या उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर पूरी जिंदगी लगाता है डॉक्टर बनने में, और उसके बाद कोई 10वीं कोई 12वीं, या ठीक है आप ग्रेजुएट भी हैं पर आप उस पेशे से नहीं आते, आप कैसे एक डॉक्टर को मॉनिटर करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि ये क्या गलत कर रहा है, कौन सा क्या कहाँ चीज लगानी है, वो कैसे मॉनिटर करेगा? देखिए आज के दौर में इंडिया जो है पूरा माशाल्लाह एजुकेटेड है। हम टेक्नोलॉजी में इस वक्त वर्ल्ड जो है विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो आज की डेट पे ये जहन से हमें निकाल देना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई अनपढ़ है। मैं भले ही यहाँ बैठा हूँ, सब लोग कह रहे होंगे ये पॉलिटिशियन है, ना जाने मैं भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर चुका हूँ, डिग्री कॉलेज डोडा, भद्रवाह, बहुत सारी जगहों पे काम कर। जब मेरे पास डिग्री थी तभी जाकर मुझे जो है वो ऑर्डर्स मिले थे, तब मैंने काम किया है। मैं ये कहना चाहूंगा, हम डॉक्टर के थिएटर के अंदर नहीं जाते हैं, वो थिएटर में क्या कर रहा है। हम डॉक्टर के ज्यादा से ज्यादा जो है वो इमरजेंसी में जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम वार्ड में जाते हैं जहां हमारे पेशेंट्स हुआ करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, उसको कैसे मॉनिटर? चलिए ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं आपकी क्वालिफिकेशन या बाकी लोगों पे एक जनरल बात कर रहा हूं। एक डॉक्टर हमें क्यों ये कहे कि वो अनपढ़ लोग हैं?
नहीं, क्यों कहे कि यहाँ अनपढ़ लोग अनपढ़ की आते बात नहीं मैंने की, हाँ? क्वालिफिकेशन की बात और हैं? स्पेशलाइजेशन कितने पढ़े लिखे हैं? स्पेशलाइजेशन की बात वो भी तो प्लस टू से ही स्पेशलाइजेशन की बात है ना सर। देखिए हमारे आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मान लीजिए मैथ के, हाँ, हाँ। एमबीबीएस वाला डॉक्टर आपको नजर नहीं रख सकता है कि मैथ का कौन सा फार्मूला ये सही बता रहा है गलत बता रहा है। तो हमने स्पेशलाइजेशन है ना, देख- आप कैसे निगरानी रख सकते हैं? देखिए ये आप कैसे तय करेंगे कि ये इसको ये इंजेक्शन लगेगा, ये दवाई देगी? मैं कह रहा हूं, हम तो इंजेक्शन की या थिएटर की या उनके काम की बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या वो एज ए डॉक्टर उनकी जो यूनिफॉर्म, उनका जो शक्लो सूरत उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो रूम में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। इमरजेंसी में जिस वक्त पेशेंट आ जाएगा, क्या उसको प्रॉपरली ट्रीट किया गया, उसके करीब वो खड़े हो गए, उन्होंने कौन सा इंजेक्शन उसको लगाया, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन हम कहते हैं लगाया कि नहीं लगाया। हमारी जो कमेटी बनी है, कमेटी को वो तो परसों ही बनी है, 2 ही दिन उसको हुए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने जब ये वायरल होते देखा कि कमेटी बनी तो वो बौखला गए खामखा। वरना हमें फुर्सत ही नहीं उतनी कि हम रोज मेडिकल कॉलेज जाएंगे देखेंगे। हाँ, खुद भी कहीं पेन होगी, खुद भी जा रहे होंगे, साथ में अपने भाई को भी, दूसरे पेशेंट को भी नजर दे देंगे, भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आपको कोई इग्नोर तो नहीं कर रहा है। मैं इन शॉर्ट कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। तो इसलिए मैं ये कहना, उनको मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी मेंबर हैं वो आपके साथी हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके बीच में इसलिए हैं ताकि गरीब जनता जो है, जो पहाड़ों से आते हैं, वो बात भी नहीं कर पाते हैं। अब मैं पर्सनली मैं इतना अपने आप को कहता हूँ हाई फाई, खुदा की कसम मैं भी डॉक्टर के साथ बात नहीं कर सकता हूं। क्यों? उसका रूट बिहेवियर देखकर, उसका वो अंदाज देखकर मैं ये समझता हूं यार, मुझे मेरे ख्याल में इससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर मजबूरी, मैं तो पहले तो रब से हर दुआ है कि हमें कभी हॉस्पिटल जो है यानी बीमार होते जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हमेशा कोशिश की जाती है कि हमें इनके मुंह ना लगाए रब। लेकिन अगर कभी लग गए तो यही करते हैं, एक्सपेक्ट है कि ये लोग जो है मतलब अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ। तो बहुत ही ज्यादा लंबी बातचीत हुई और मुझे आशा है कि जो आप लोगों के सवाल है वो सब मैंने फारूक जी से जरूर पूछे हैं। मैंने अपना एज कर्तव्य जो होता है हमारा, और फारूक जी ने भी बड़े ही धैर्य से, इनका एक जो पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि बड़े ही आराम से सुनते हैं और उसके बाद जवाब भी देते हैं। संगठन मंत्री अभी अतीत में रह चुके हैं, फॉर्मर, हाँ जी, अतीत में रह चुके हैं। और बड़ी ही लंबी बातचीत हुई और इसमें आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि बारासिंगा के बारे में आपने सुना होगा, कहते हैं कि जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है, वही चीज उसको हो सकता है संभावित रूप से फंसा दे किसी जाल में, किसी अन्य ऐसी चीज में। तो महराज जी अगर एमएलए बने हैं तो उनकी बोलचाल से बने हैं, फैन फॉलोइंग उनकी इसीलिए है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसी बोलचाल की वजह से वो फंस रहे हैं। मैं टोक नहीं रहा हूं, महराजुद्दीन मलिक का हक है, उनका अधिकार है बातचीत करें। मैं सिर्फ एक अपना जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। हो सकता है महराज जी तक भी पहुंचे या उनके समर्थक भी हमारे साथ हैं कि बारासिंगा का जो सींग होते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, 12 होते हैं, इसीलिए उसको जाना जाता है, पर वही कभी कभार उसे फंसा भी लेता। फिलहाल आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत